हेलो गाइस। आज की स्टोरी का टाइटल है व्हाट इफ जीनो वॉज द सन ऑफ गोकू। ये एक ऐसी स्टोरी है जो सस्पेंस और नए कैरेक्टर से भरी हुई है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें ताकि आपको ड्रैगन बॉल से रिलेटेड सभी स्टोरीज मिलती रहें। तो बिना किसी डिले के चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी शुरू होती है स्पेस के एक खास जगह पर, बहुत पुराने समय में, लगभग 10 लाख साल पहले। उस वक्त दाइशन खान ग्रैंड प्रीस्ट उस जगह के मालिक थे और उनके साथ जीनो भी था जब वो अभी बिल्कुल छोटा था और ब्रेस्ट फीडिंग के पीरियड में था। प्रीस्ट इस सफर को मैनेज करने वाला अकेला नहीं था। इस मिशन के पीछे एक महान किंग भी था जो इस सब का असली रीजन था, और वही जीनो का फादर भी था। उसका इरादा था कि वो अपने बेटे जीनो को प्रीस्ट के हवाले कर दे ताकि जब तक जीनो बड़ा ना हो जाए तब तक प्रीस्ट उसका ख्याल रखे, और जब जीनो इतना बड़ा हो जाए कि एग्जिस्टेंस के काम को संभाल सके तब वो अपनी जिम्मेदारी खुद ले। लेकिन ये सब उस टाइम डायमेंशन में नहीं होने वाला था जिसका जिक्र किया गया था, बल्कि एक अलग ही टाइम डायमेंशन में होने वाला था। तब प्रीस्ट ने बात करते हुए कहा, अच्छा मेरे किंग, इस जर्नी को उस टाइम डायमेंशन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा जहां जीनो रूल करेगा? किंग ने जवाब दिया, सच कहूं तो इसमें 1000 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। प्रीस्ट हैरान हो गया और बोला, क्या कह रहे हैं आप? ये तो अनबिलीवेबल है। और इतने लंबे टाइम तक जीनो आपके बिना कैसे सब्र करेगा? किंग हल्का सा मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो, जीनो की पावर तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है, और वैसे भी उसे बड़ा होने में सिर्फ कुछ साल ही लगेंगे। तब तक वो अपने एक्शंस के लिए केपेबल और रिस्पॉन्सिबल बन चुका होगा। फिर किंग ने जीनो को देखते हुए कहा, उसका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि वो मेरी सबसे कीमती चीज है। लेकिन ये हमारी दुनिया के रूल्स हैं। हमारे बेटे को तुम जैसे किसी को देना जरूरी है ताकि वो अलग अलग पर्सनैलिटीज और दुनिया के लोगों के साथ अडेप्ट कर सके। इतना कहकर जीनो का फादर वापस अपनी दुनिया की तरफ चला गया और जीनो प्रीस्ट के साथ रह गया। लेकिन गार्ड्स थोड़े परेशान थे। उन्हें डर था कि कहीं प्रीस्ट इस छोटे बच्चे को ठीक से रेज ना कर पाए, क्योंकि जीनो ही तो उस टारगेट टाइम डायमेंशन का फ्यूचर रूलर था। कुछ ही मिनट्स बाद जीनो शिप की विंडो के पास आ गया। ये देखकर गार्ड्स शॉक हो गए, क्योंकि अगर छोटा सा बच्चा वहां से गिर जाए तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन प्रीस्ट को जीनो की एबिलिटीज पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने उसे अकेला खेलने दिया। और फिर उसी वक्त एक डिजास्टर हो गया। जीनो शिप की विंडो से बाहर गिर गया। कुछ मिनट बाद ही प्रीस्ट को सच का पता चला, लेकिन तब तक जीनो को ढूंढना बहुत मुश्किल हो चुका था। प्रीस्ट ने आउटर स्पेस में हर जगह जीनो को सर्च किया, लेकिन उसका कोई भी ट्रेस नहीं मिला। उसी दौरान जीनो एक जाने पहचाने प्लैनेट अर्थ पर जा गिरा। उस वक्त अर्थ पर ना कोई सिविलाइजेशन थी और ना ही इंसान। जीनो सीधा समुद्र के अंदर गिरा, जहां उसने देखा कि डायनासोर्स और बहुत सारे डेंजरस क्रीचर्स उसके आसपास घूम रहे हैं जो लगभग उसे खा ही लेते। लेकिन ये सब जीनो जैसे पावरफुल बीइंग के लिए कोई थ्रेट नहीं था। उसने तुरंत अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली और उस शील्ड के अंदर रहकर पानी के अंदर ही जीने लगा। इस तरह लगभग 2 मिलियन साल बीत गए, लेकिन प्रीस्ट को अब तक उस बच्चे का कोई भी पता नहीं चला। फिर कहानी आती है एक और वक्त पर, जब फ्रीजा ने गोकू और वेजिटा से बदला लेने की कसम खाई। उस वक्त गोकू एक लेक के पास रेस्ट कर रहा था और वहां कुछ घंटों तक रुक गया। तभी अचानक लेक के अंदर से एक ब्राइट लाइट निकली जो धीरे धीरे पूरे एरिया को रोशन करने लगी। ये देखकर गोकू की क्यूरियोसिटी बढ़ गई और वो तुरंत पानी के अंदर गया देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसने एक अजीब से क्रीचर देखा जिसे देखकर वो बिल्कुल शॉक हो गया। गोकू हैरानी से बोला, ये कौन सा एनिमल है? तब जीनो ने गोकू से बात की। वो कोई एनिमल या नॉर्मल क्रीचर नहीं था, बल्कि एक फॉरेन क्रीचर था। गोकू ने सोचा कि इस बारे में अपने किसी दोस्त को बताना चाहिए। सबसे पहले यमचा को इस बात का पता चला। गोकू ने एक आइडिया दिया, क्यों ना हम इस बच्चे को रेस करें? यमचा तुरंत बोला, तुम पागल हो क्या गोकू? हम एक ऐसे क्रीचर को कैसे रख सकते हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है? हमें उसके पेरेंट्स को ढूंढना चाहिए। गोकू ने जवाब दिया, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे क्रीचर्स कभी नहीं देखे, मैं उसके पेरेंट्स को कैसे ढूंढूंगा? और जब मुझे ये बच्चा मिला था तब ये प्रोटेक्टिव ऑरा से घिरा हुआ था। इसका मतलब है कि ये सेफ है और इसे रेस करना मुश्किल नहीं होगा। यमचा ने उस बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और कहा, मैंने भी ऐसा क्रीचर कभी नहीं देखा, लेकिन लगता है ये भी इसी प्लैनेट पर गिरा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। गोकू मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल सही कहा यमचा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम इसे ट्रेन करें और रेस करें। मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत ही खतरनाक पावर छुपी हुई है। फिर गोकू ने कहा,
हमें प्लैनेट नमेक जाना चाहिए और वहाँ के नमेक चीफ से इस बीइंग के ओरिजिन्स के बारे में पूछना चाहिए। यमचा बोला, गुड आइडिया गोकू, लेकिन ये मत भूलो कि फ्रीज़ा ने अभी प्लैनेट नमेक पर अटैक कर दिया है और वो ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करने की सोच रहा है। वहाँ जाना बहुत डेंजरस हो सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। गोकू ने कहा, तुम सही कह रहे हो यमचा, लेकिन चलो तब तक थोड़ा ट्रेनिंग कर लेते हैं। उसके बाद गोकू और यमचा एक नॉर्मल ट्रेनिंग सेशन करने लगे। अचानक यमचा ने गोकू के चीक पर एक पावरफुल पंच मारा, जिससे गोकू की मूवमेंट एक पल के लिए रुक गई। ये देखकर यमचा खुद शॉक हो गया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद गोकू वापस खड़ा हो गया और उसने अपनी एनर्जी रीगेन कर ली। तभी दोनों को पता चला कि इस सब का रीज़न छोटा जीनो था। जब उसने देखा कि गोकू फाइट में डोमिनेट कर रहा है, तो उसने सिर्फ एक ही ब्लो से गोकू को रोक दिया। इसका मतलब था कि जीनो का इंस्टिंक्ट वायलेंस और डिस्ट्रक्शन के खिलाफ था। उसी वक्त प्लैनेट कायो पर सुप्रीम काई चिंता में कायो-सामा किंग काई से मिलने आया। सुप्रीम काई ने कहा, मिस्टर कायो, आप मेरी अचानक आने से शायद सरप्राइज हो रहे होंगे, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे एक अननोन बीइंग की अजीब और पावरफुल एनर्जी फील हुई है। तुम कह रहे हो एक अननोन बीइंग? क्या तुमने पता लगाया? हो सकता है वो फ्रीज़ा हो, वो अभी प्लैनेट नामेक पर लोगों से लड़ रहा है ड्रैगन बॉल्स लेने के लिए। सुप्रीम काय ने जवाब दिया, नहीं, मैं फ्रीज़ा या नामेक की बात नहीं कर रहा। इस बीइंग की पावर कुछ अलग ही है। ऐसी स्ट्रेंथ कभी पहले महसूस नहीं हुई। हो सकता है वो रूलर्स के ओरिजिन से हो या फिर किसी दूसरी डायमेंशन से। किंग काय ने कहा, तो तुम उसके बारे में स्पाइन टेक्निक से पता क्यों नहीं लगाते? सुप्रीम काय ने सिर हिलाकर कहा, यह पॉसिबल नहीं है, उसकी पावर को ट्रेस ही नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं इस मैटर की और इन्वेस्टिगेशन करूंगा। इसके साथ ही कहानी शिफ्ट होती है एक अननोन प्लैनेट पर, जहां एक अजीब सा बीइंग रहता था जिसका नाम था कुसु। कुसु एक ऐसा क्रीचर था जिसके पास बहुत पावरफुल जीन्स थे, और सबसे खास बात, वो एकलौता बीइंग था जो जीनो को लोकेट कर सकता था जब सबको लगा कि जीनो खो चुका है। जब गार्ड्स को यह पता चला तो उन्होंने तुरंत प्रीस्ट को इन्फॉर्म किया। डिस्कशन कुछ इस तरह हुआ, तुम क्या कह रहे हो गार्ड्स, क्या सच में किसी ने जीनो को ढूंढ लिया है? जी हाँ मिस्टर प्रीस्ट, उस क्रीचर का नाम कुसु है और वो जीनो की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर सकता है। प्रीस्ट ने हैरानी से कहा, इसका मतलब जीनो को कोई भी इजीली लोकेट नहीं कर सकता। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिर्फ कुछ ही क्रीचर्स ऐसे हैं जो ये कर सकते हैं, और उनमें से एक कुसु है। तुम्हें तुरंत उससे कांटेक्ट करना चाहिए। जैसे ही कांटेक्ट किया गया, प्रीस्ट को पता चल गया कि जीनो अब यूनिवर्स 7 में है। बिना टाइम वेस्ट किए प्रीस्ट ने तुरंत गार्ड्स को प्लैनेट बीरस भेज दिया। उस वक्त बीरस कई महीनों से सो रहा था। गार्ड्स ने जाकर उसे जगाया और उसे एक मिशन दिया, तुम्हें जीनो को वापस लाना होगा क्योंकि तुम यूनिवर्स 7 की एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज हो। ये सुनकर बीरस शॉक हो गया। उसे पता था कि जीनो हजारों सालों पहले गायब हो गया था, लेकिन अब भी वो जिंदा है, ये बात उसके लिए हैरानी वाली थी। बीरस को यह भी बताया गया कि अगर वो जीनो को वापस ले आता है तो उसे सबसे हाई रैंक पोजीशंस में रखा जाएगा। इसी बीच दूसरी तरफ गोकू ने प्लैनेट नामेक के लिए अपना सफर शुरू कर दिया ताकि वो फ्रीज़ा को हरा सके। जाने से पहले उसने अपनी वाइफ चीची को जीनो की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने यमचा को भी कहा कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो वो जीनो का ख्याल रखे। इसके बाद गोकू अपने स्पेसशिप में बैठकर एक लंबी जर्नी पर निकल गया जो कई दिनों तक चलने वाली थी। दूसरी तरफ बीरस भी निकल चुका था उस क्रीचर सोको को ढूंढने के लिए ताकि वो जीनो की लोकेशन कंफर्म कर सके, और कुछ ही वक्त बाद बीरस का शिप सोको के प्लैनेट पर पहुंच गया। उस प्लैनेट पर पहुंचने के बाद बीरुस इधर उधर घूमने लगा। कुछ देर बाद उसे एक ग्रुप मिला जो अपने मास्टर सोको के अंडर काम कर रहे थे। सोको ने अपने प्लैनेट के सभी लोगों को एनस्लेव कर रखा था। बीरुस ने उन वर्कर से इंफॉर्मेशन ली और उसे सोको की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई। फिर वो सीधा उस जगह पहुंच गया जहां उसे सोको से मिलना था। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, अचानक सोको ने बिना किसी वार्निंग के अटैक कर दिया। एक ही पावरफुल पंच से उसने बीरुस को उड़ाकर पत्थरों के बीच गिरा दिया। बीरुस को समझने या रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला, और सोको ने तुरंत उसे कैप्चर करके प्रिजन में डाल दिया, क्योंकि उसके रूल के हिसाब से कोई भी आउटसाइडर उसके प्लैनेट पर अलाउड नहीं था। दूसरी तरफ प्लैनेट नामेक पर फ्रीज़ा का टेरर हर जगह फैल चुका था। उसने विजेता और पिकोलो को मार दिया, और अब वो गोविन और क्रिलिन को भी खत्म करने वाला था। दोनों साइंस की एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और वो अपने फाइनल फेट का वेट कर रहे थे। तभी बिल्कुल सही वक्त पर गोकू वहां आ गया। जैसे ही गोकू को पता चला कि पिकोलो और विजेता मर चुके हैं, उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने तुरंत सुपर सायन फॉर्म एक्टिवेट की और फ्रीज़ा के साथ एक डेंजरस बैटल शुरू हो गई।
अब फाइट में गोकू डोमिनेट कर रहा था और सबको लग रहा था कि विक्ट्री बस पास ही है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक आसमान में एक स्ट्रेंज गेट ओपन हो गया। गोहन और क्रिलिन हैरान रह गए। ये कौन आ गया और यहाँ कैसे? जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो और भी ज्यादा शॉक हो गए। वो इंट्रूडर और कोई नहीं बल्कि छोटा जीनो था। ये देखकर सब लोग स्टन रह गए, खासकर गोकू, जो फाइट के बीच में ही डिस्ट्रैक्ट हो गया। सोचने लगा कि जीनो यहाँ कैसे आ गया। फ्रीजा ने इस मौके का फायदा उठाया और तुरंत गोकू पर एक पावरफुल अटैक कर दिया। गोकू सीधा जमीन पर गिर गया और उसकी फाइटिंग फॉर्म भी खत्म हो गई। अब वो बिल्कुल वल्नरेबल हो चुका था। कुछ पल के लिए माहौल में टेंशन और डर का माहौल बन गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। फ्रीजा पर अचानक एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ और वो तुरंत ही राख बनकर हवा में उड़ गया। ये देखकर गोकू और उसके सारे फ्रेंड्स शॉक हो गए। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, ये एक्सप्लोजन किसने किया? क्या वो सोको था, या फिर जीनो खुद, या फिर गार्ड्स और प्रीस्ट का कोई हिडन मूव? इसका जवाब मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में।